हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका वेदा एकेडमी में। मेरा नाम है हरिप्रकाश शुक्ला और मैं लेके आ गया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेटा, अगर आप क्लास 11th में हैं और केमिस्ट्री का एक अच्छा बेस बनाना चाहते हैं, आप केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो ये वाला टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप क्लास 12th में हैं तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही रहे होगे। जब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात आएगी, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो या फिर सॉल्युबिलिटी हो, इस टॉपिक को सीखे बिना आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। और क्लास 12th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, जो सेकंड बुक है आपकी, उसमें इस टॉपिक का बार बार काम आता ही रहता है। आप समझ ही रहोगे अगर आप पढ़ रहे होगे उस टॉपिक को। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को सीखना जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब के बारे में बात कर लेंगे कि कितने टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं और होते क्या हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते क्या है। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है। कैसे, एक बार एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पहले हमने बात करी कि एटम होते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद में एटम जो होते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं, वो बॉन्डिंग करते हैं, क्योंकि वो स्टेबल स्टेट में होते नहीं है, ठीक है। इस वजह से वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं और उसके बाद मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, चाहे वो आयनिक बॉन्ड बना रहे हो या फिर कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हो। क्लियर। तो एटम है ये हमारे, ठीक है। अब ये एटम्स क्या करते हैं, मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, चाहे वो कोवैलेंट बॉन्ड हो बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चाहे वो आयनिक बॉन्ड भी हो सकते हैं प्लस माइनस चार्ज के साथ में। ये कैटायन हो जाएगा और ये एनायंस हो जाएगा, ठीक है। बट अब ये तो केमिकल बॉन्ड बन गए और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। बट अगर हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए मैं एक बीकर लेता हूं और इसमें वाटर है हमारा, ये वाटर है हमारे पास। मान लीजिए मैं 18 ग्राम वाटर ले लेता हूं। 18 ग्राम वाटर जानते हो आप कितना हो गया, 1 मोल हो गया। और 1 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, ये हम सबको पता है। वो हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के हो जाएंगे हमारे पास। तो अब इतने मॉलिक्यूल्स अगर इस बीकर में है, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा होगा, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा होगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। क्लियर। तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई। वही चीज यहाँ पे भी लिखी है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग एमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, चाहे वो गैसियस हो, लिक्विड हो या सॉलिड्स हो, आर कार्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो आप, आई होप आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। कितने टाइप के हमारे पास होते हैं, तो ये 5 टाइप के मेनली हमारे पास होते हैं। एक डाइपोल डाइपोल होता है, आयन डाइपोल होता है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होता है, और डिस्पर्जन फोर्सेस, इसको लंडन फोर्सेस भी कहते हैं। तो इन सबके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। अगर इनके मैं ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो हमारा स्ट्रांग होता है वो होता है आयन डाइपोल, हमारे स्ट्रांग होता है, तो मैं लिख देता हूं सेकेंड। फिर उसके बाद आता है हमारा डाइपोल डाइपोल मतलब फर्स्ट। फिर आता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, थर्ड। फिर उसके बाद आता है हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तो ये हो जाएगा फोर्थ। और सबसे वीक जो होता है बेटा वो हमारा हो जाता है डिस्पर्जन फोर्सेस, इसको लंडन फोर्सेस भी कहते हैं। तो ये फिफ्थ वाला जो हमारा है, ये सबसे वीक हो जाता है, ठीक है। तो हमारे जो ऑर्डर होता है, या स्ट्रेंथ बोल देते हैं, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, तो वो हमारा कुछ ऐसा फॉलो होता है, ठीक है। जब आप इनको एक एक करके समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा ऑर्डर जो है वो क्यों फॉलो हो रहा है। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में। जैसा कि बच्चों नाम से पता चल जाता है इसमें कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। डाइपोल डाइपोल का मतलब है दो डाइपोल्स हमारे पास प्रेजेंट हो गए, ठीक है। एग्जांपल दिया हुआ है HCl। तो HCl आप जानते हो, H और Cl के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना होता है। बट ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसा रहता है बच्चों, ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो क्यों पोलर होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा Cl जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Cl हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड में खींचता है। और इस वजह से यहाँ पे बनता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे बनता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब हमारे पास जब बहुत सारे HCl होंगे, ठीक है, तो वो एक HCl के अराउंड कैसे अरेंज होंगे, जो Cl वाला होगा वो दूसरे के H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, पार्शियल वाला H प्लस, तो कुछ ऐसा फॉर्म कर लेगा।
H वाला जो है ये इसके निगेटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो कुछ इस प्रकार से क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे भी बहुत सारे आएंगे, ऐसा नहीं है एक ही आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक H आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो इसके बीच में पॉजिटिव निगेटिव के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो ऐसे प्लस और माइनस के बीच में बहुत सारे इंटरेक्शन बन जाते हैं और इसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो हम लिख सकते हैं किसके बीच में ऑपरेट हो रहा है, ये ऑपरेट्स बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। तो अगर मॉलिक्यूल्स आपका ऑलरेडी पोलर है, ठीक है, तो उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन की। आयन डाइपोल का मतलब क्या होगा, एक आयन प्रेजेंट होगा कोई और उसके साथ में क्या होगा, कोई हमारा डाइपोल प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है NaCl इन वाटर। आप जानते हो बेटा NaCl कैसा होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, जिसमें क्या होता है Na प्लस जो होता है वो कैटायन प्रेजेंट होता है और Cl माइनस एनायन प्रेजेंट होता है। इसके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। बट NaCl क्या करता है, सॉरी वाटर क्या करता है, वाटर जब आता है तो वो वाटर इसको घेरता है NaCl को, क्योंकि वाटर हमारा कैसा है, वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है हमारा। आप जानते हो वाटर कैसा है, पोलर है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब ऑक्सीजन कैसा है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है और इस वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसके अराउंड जाके इकट्ठा हो जाते हैं। तो कैसे बनता है वो, कुछ ऐसा सा शेप ये बना लेते हैं वाटर। निगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव के पास जाते हैं, इसका ऑक्सीजन, इसमें क्या है, ऑक्सीजन जो है इसका निगेटिव टर्मिनल है तो वो किसके पास जाता है, कैटायन के पास में, और हाइड्रोजन जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो जाता है एनायन के साइड में, ठीक है। तो Cl माइनस के पास में कैसे हो जाएंगे, H जाएंगे, बट इसका ऑक्सीजन दूर रहेगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन भी होगी, तो रिपल्सन होगी इसलिए ऑक्सीजन दूर रहेगा, बट हाइड्रोजन जो होंगे वो इसके साइड में रहेंगे, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आते हैं, एक ही वाटर नहीं, बहुत सारे आ जाएंगे। क्लियर बेटा? इसी तरह Cl माइनस को भी बहुत सारे H घेरते हैं, ठीक है। एक और मैं बना देता हूं, और इस वजह से बेटा क्या होता है कि जब हमारा पॉजिटिव चार्ज पहले किसमें इन्वॉल्व था, अट्रैक्ट करने में, एनायंस को अट्रैक्ट करने में बस इन्वॉल्व था, लेकिन अभी क्या हो गया, इसके चारों ओर बहुत सारे ऑक्सीजन पार्शियल ऑक्सीजन जो है पार्शियल नेगेटिव के चार्ज के साथ इसको घेर चुके हैं। तो अब इसका जो प्लस चार्ज है इधर को छोड़ के इधर की साइड में अट्रैक्ट होने लगता है और ये बॉन्ड हो जाता है हमारा ब्रेक, और इस वजह से क्या होता है, NaCl जो होता है आपका वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। क्लियर? तो ऐसे क्या हो जाएगा, NaCl जो ये बॉन्ड जो है बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है। क्लियर हो गया बेटा? तो हम इस पे लिख सकते हैं आयन डाइपोल में किसके बीच में होता है, ऑपरेट्स बिटवीन, किसके किसके बीच में है ये, एक आयन के बीच में और एक पोलर सॉल्वेंट के बीच में, ठीक है। तो ऑपरेट्स बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। इसीलिए बेटा क्या होता है कि जो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं जैसे हेक्सेन हो गया, टोल्यूइन हो गया, इसमें हमारा NaCl जो होता है वो डिजोल्व नहीं होता है, बट वाटर में इजीली हो जाता है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया होगा आपको, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल की। इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें पहले से प्रेजेंट ना हो लेकिन क्रिएट हो जाए बाद में, ठीक है। आयन जो है वो इंड्यूस करेगा किसी में डाइपोल, ठीक है। तो ये किसके बीच में होगा, ऑपरेट्स बिटवीन
आयन के और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, आयन है, आयन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, कोई सा भी आयन हो सकता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे कैसे हो जाएंगे? नॉन पोलर अगर हम लेना चाहें तो कौन से हो सकते हैं? या तो हमारी नोबल गैसेस हो गई, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया। इसके साथ में हम और क्या ले सकते हैं? जो हमारे H2 होते हैं, N2 होते हैं, O2 होते हैं, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो भी जो हमारे होते हैं, वो भी हमारे क्या हो जाते हैं? नॉन पोलर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने O2 ले लिया, N2 ले लिया, Cl2 ले लिया। जो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? नॉन पोलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? नाइट्रेट आयन इन आयोडीन। अब आयोडीन जो होगा आपका वो कैसा होगा? नॉन पोलर होगा, क्योंकि ये भी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अब ये आयन क्या करेगा? इस नॉन पोलर आयोडीन में पोलैरिटी डेवलप कर देगा। कैसे कर देगा? आइए देखते हैं। मान लीजिए मेरा नाइट्रेट आयन, तो मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये हमारा है आयोडीन। ठीक है, ये हमारा है न्यूट्रल है, इसमें कोई अभी तक पोलैरिटी डेवलप नहीं हुई। अब जब ये इसके रेंज में आएगा, इसके आसपास कहीं आएगा, ये हो गया हमारा नाइट्रेट NO3- और ये हो गया I-। अब जब ये इसकी रेंज में आएगा, सॉरी I2 रहेगा। तो जब ये नाइट्रेट आयन जो है ये आयोडीन की रेंज में आएगा तो क्या होगा? यहाँ पे ये माइनस चार्ज है, तो आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा? रिपेल करने लगेगा। आयोडीन के इलेक्ट्रॉन होंगे जो इसमें घूम रहे होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वो क्या करेगा? आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स को उधर रिपेल करेगा, तो वो उस साइड में चले जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है आयोडीन के वो इस साइड में जाने लगे, तो यहाँ पे क्या आ गया? पार्शियल निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आने लगे। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड आने लगे, तो एज ए रिजल्ट इधर क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और उसी को हम बोल देते हैं आयन इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस किस लिए बोला? क्योंकि पहले प्रेजेंट नहीं थे, वो नॉन पोलर था। आयन की वजह से क्या हुआ? उसमें डायपोल जो है वो इंड्यूस्ड हो गई, इसलिए आयन इंड्यूस्ड डायपोल उसको बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कि डायपोल एक प्रेजेंट होगा और दूसरा इंड्यूस डायपोल। इंड्यूस डायपोल क्या है? नॉन पोलर होगा और उसमें फिर से डेवलप कराया जाएगा, इंड्यूस किया जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। पोलर मॉलिक्यूल लेना है और नोबल गैस ले ली। मान लीजिए मैंने HCl ले लिया। HCl अभी मैंने डिस्कस किया था कि एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें H प्लस पॉजिटिव टर्मिनल है और Cl माइनस जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब मान लो मैं ले लेता हूं कोई नोबल गैस, ऑर्गन ले ली मैंने। तो इसमें क्या होगा? अब जब HCl इसके इंट्रैक्शन में आएगा, अगर वो Cl की साइड से आता है, ठीक है, HCl जो है वो Cl की साइड से इंटरेक्ट करता है, तो वो क्या करेगा? इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको रिपेल करने लगेगा। ठीक है, इस साइड में भेजने लगेगा, और यहां पे क्या बन जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे पार्शियल निगेटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, बट यही अगर ऑर्गन H की साइड से आएगा तो वो क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड में, तो इधर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे। ठीक है, तो इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इंटरेक्शन को जो डाइपोल जो है, कोई पोलर मॉलिक्यूल जो है वो इंड्यूस कर दे किसी नॉन पोलर में, तो उसको हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस की। इसको आप लंडन फोर्सेस ही बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा? जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही आपके पास में हो, सिर्फ कोई पोलैरिटी वगैरह पहले से कुछ हो ही ना, तो उसमें क्या होता है? एक बहुत ही वीक फोर्स डेवलप होता है, जिसको हम डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं आइए समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने ऑर्गन ही ले लिया इस बार। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्गन है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट होता क्या है? इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हो कि रेस्ट में तो रहते नहीं,
इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करते 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 किसी कोई ऐसा इंस्टेंट ऑफ टाइम आएगा जिसमें क्या होगा कि कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक साइड में चले गए। तो ऐसा ना होके कुछ ऐसा सा सीन हो गया कि इधर थोड़े से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए और इधर एक दो ही बचे। तो इस वजह से क्या होगा, अब इस एटम के अंदर ही जो कि ऑर्गन है, इसके अंदर ही क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंच गए तो इधर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और एज ए रिजल्ट इधर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा कि बाकी जो हमारे दूसरे ऑर्गन वाले होंगे, अगर मान लीजिए कोई यहां पे ऑर्गन होगा, ठीक है, तो इधर पार्शियल नेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, इसको मैं ऐसा बना देता हूं। अगर मान लीजिए कोई यहां पे ऑर्गन आ जाता है तो क्या हो जाएगा बेटा, तो वो ऑर्गन क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जब मिलेगा उसे, तो उसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस साइड में अट्रैक्ट होने लगेंगे, तो इस साइड में क्या होगा, इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे, और उसकी वजह से एज ए रिजल्ट यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लगेंगे। तो आप फिर से समझिए हुआ क्या, एक्चुअल में हो ये रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी कोई डाइपोल जो है वो मौजूद नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बट हुआ क्या कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो हमारा ऑर्गन था उसके इलेक्ट्रॉन्स एक साइड में ज्यादा चले गए, और एक साइड में जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा चले गए तो उधर क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। एज ए रिजल्ट इधर क्या आ गया, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब इसमें थोड़ी सी पोलैरिटी ये आ गई, इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल बोलते हैं, या मोमेंटरी डाइपोल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो डेवलप हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, अब दूसरे मॉलिक्यूल जो थे या एटम जो थे उनमें क्या हुआ, उनमें खुद ब खुद एक पोलैरिटी डेवलप होने लगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इसने अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब ये तीसरा कोई अगर हमारा यहाँ पे ऑर्गन फिर से होगा तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, वो भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इसके, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इधर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और इधर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो एक में मोमेंटरी डाइपोल बनने की वजह से क्या हुआ बेटा कि सारे जितने हमारे मॉलिक्यूल्स थे, एटम्स थे, उनमें क्या हुआ, डाइपोल बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। बट ये वाला जो होता है हमारा फोर्स, ये बहुत ज्यादा वीक होता है, जो हमने ऑर्डर लिखा था उसमें सबसे लास्ट में यही था, ये बहुत ही ज्यादा वीक होता है। जब कोई सा और ना प्रेजेंट होता है तब हम इसका सहारा लेते हैं, ठीक है। नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा वीक होता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे काम चलाओ डाइपोल बस एक बनाना पड़ रहा है, और वो बहुत थोड़े इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए होता है। बट होता है क्या, बहुत सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, तो कभी एक मॉलिक्यूल में हुआ, कभी दूसरे मॉलिक्यूल में हो गया, कभी तीसरे में हो गया, तो एक में डेवलप हुआ तो बाकी सारे में कराने लगता है, तो इस वजह से थोड़ा सा चलो काम चलाओ तो मिल ही जाता है फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्पर्जन फोर्सेस। इसमें कुछ फैक्टर्स भी हैं, ये किन 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 बातों पे डिपेंड करता है हमारा डिस्पर्जन फोर्सेस, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो भी लास्ट में बात करी उसी की बात कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है बेटा हमारा साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हमारे मॉलिक्यूल्स की साइज जो होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। क्यों बड़ी होनी चाहिए, अगर मैं छोटा सा लेता हूं और एक में बड़ा सा ले लेता हूं, ठीक है, अगर हमारा मॉलिक्यूल या एटम जो है वो छोटा सा है तो क्या होगा, इसमें ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो है उसके बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत कम एरिया में जो है वो मूव कर रहा है। बट जैसे ही साइज बड़ी हो जाती है तो एक परमानेंट तो नहीं बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो है उसके बनने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करते करते हो सकता है तब जल्दी जल्दी ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक साइड में जाने लगेंगे, और उस वजह से जो हमारा है पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव वो इजिली डेवलप हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है, साइज छोटी है तो उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए साइज हमारी बड़ी होनी चाहिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं ग्रेटर द साइज, हायर द फोर्स। क्लियर बेटा, चलिए दूसरे फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा फैक्टर जो है वो ये मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा हुआ है वो हमारा लिखा हुआ है एन पेंटेन का और नियो पेंटेन का, ठीक है। एन पेंटेन जो है हमारा ये वाला है, इसको एन पेंटेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन इसलिए पेंटेन है, जितने भी कार्बन है हमारे वो सब एक स्टेट चेन में जुड़े हुए हैं,
नियो में क्या होता है बेटा, यहाँ पे ब्रांचिंग है, ठीक है। एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन से ही डायरेक्ट डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन जो है वो बस एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, अगला दूसरा कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब एक स्ट्रेट चेन में यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, ब्रांचिंग है, ठीक है। तो होता क्या है, इसका दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही हो जाएगा, दोनों का फॉर्मूला पेंटेन ही है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H12, दोनों का ही फॉर्मूला है। तो ऐसा लगता है कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, इसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसा इस वजह से होता है बेटा, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, एक सेकेंड, इसका जो स्ट्रक्चर है बेटा वो कुछ ऐसा, इसकी ज्योमेट्री ऐसी है कि ये इसका एरिया बहुत ज्यादा है। तो जो इंस्टेंटेनियस डायपोल है वो ज्यादा एरिया है, तो कहीं ना कहीं डेवलप हो ही सकता है, और इस वजह से क्या होता है, इसमें ज्यादा इंस्टेंटेनियस डायपोल जनरेट होते रहते हैं, और इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू नियोपेंटेन के। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ये बहुत एरिया कम है, क्योंकि कार्बन कार्बन बहुत पास पास में ही है, और इस वजह से एक स्फेरिकल फॉर्म ये फॉर्म करता है, ठीक है। ये एक स्फेरिकल फॉर्म अटेंड कर लेता है, एरिया बहुत कम है, एरिया कम होता है तो उससे क्या होता है, जो हमारा इंस्टेंटेनियस डायपोल है उसकी बनने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, और इस वजह से क्या होता है, हमारा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो घट जाता है इसका, ठीक है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें साइज वाले की, तो जैसे हम देखते हैं कि CH4 हाइड्राइड जो होते हैं हमारे, CH4 हो गया, कार्बन वाले ग्रुप की बात कर ले तो कार्बन के बाद सिलिकॉन आता है और जर्मेनियम आता है, ठीक है। तो ये एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे, ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, ठीक है। तो सब में डिस्पर्जन फोर्सेस भी पाया जाता है, बट होता क्या है कि ये वाला जो है हमारा है, इसका साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप में नीचे पाया जाएगा कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम आता है, ठीक है। तो नीचे है तो क्या हो जाएगा, उसकी साइज बड़ी हो जाएगी, अगर उसकी साइज बड़ी हो जाती है तो वहां पे डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा पाए जाते हैं, और इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कुछ इस ऑर्डर में पाया जाता है, क्योंकि इसकी साइज बड़ी है, ठीक है। तो ये हमारे जो फैक्टर्स थे, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बात कर लेते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप जानते हो बेटा कि जो हमारे स्टेट्स हैं, सबस्टेंसेज हैं, वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ऐसा कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई सब्सटेंस हमारा सॉलिड होता है, कोई लिक्विड होता है और कोई गैस हो जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो बच्चों ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, एक तो हमारा जो अभी तक हम पढ़ते चले आ रहा है वही है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और दूसरा बेटा है हमारा थर्मल एनर्जी। पहले बात कर लेते हैं थर्मल एनर्जी की, इसके बारे में तो हमने खूब बात करी है। थर्मल एनर्जी क्या होती है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप अगर वाटर को बॉईल करना शुरू करते हो, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत तेज तेज से इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक टेम्परेचर के कारण जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी एनर्जी जो है बढ़ती चली जाती है, थर्मल मोशन उनके बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो एक एनर्जी होती है बेटा जो कि टेम्परेचर के कारण होती है, उसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे ऐसा भी नहीं है कि वो थर्मल एनर्जी जीरो हो जाती है, थर्मल एनर्जी हमेशा सब में ही प्रेजेंट रहती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में ही प्रेजेंट रहती है। बस सॉलिड में क्या होता है बेटा कि जो हमारा थर्मल एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है, इसकी वजह से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो बस अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, वो इधर उधर भी भागते हैं, और गैस में तो एकदम दूर दूर ही चले जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है थर्मल एनर्जी, जो कि क्यों होती है, ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थर्मल एनर्जी जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और दूसरे हमारे पास क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब थर्मल एनर्जी क्या करती है, मोशन को बढ़ाती है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं मोशन बढ़ता है। तो टेम्परेचर के कारण क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से दूर दूर भागना चाह रहे हैं, ठीक है। थर्मल एनर्जी क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को फार अपार्ट करता है। तो इसमें मैं लिख देता हूं, कीप्स कीप मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट, ठीक है। और जो दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे में इंटरेक्शन करके और उसके बाद मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं हमारे
कीप्स मॉलिक्यूल्स क्लोजर। अब बेटा जो टेम्परेचर है वो तो हमारा फिक्स है, ठीक है, रूम टेम्परेचर जो है हमारा वो फिक्स है, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारी थर्मल एनर्जी तो फिक्स हो गई, ठीक है, थर्मल एनर्जी तो एक टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी तो फिक्स हो गई। तब भी किसी कोई भी सबस्टेंस जो है वो कोई सा सॉलिड में पाया जाता है, कोई लिक्विड में पाया जाता है और कोई गैस में पाया जाता है। तो अब सारी की सारी बात आ जाती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो सारी की सारी अब बात किस पे आती है, वो आती है हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कितने ज्यादा स्ट्रांग है या वीक है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा वीक है तो थर्मल एनर्जी तो है ही जो उनको दूर दूर कर ही रही है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनको पास में नहीं ला पाते तो वो गैस के फॉर्म में होते हैं और एक मॉलिक्यूल जो है दूसरे से बहुत दूर दूर ही रहता है, ठीक है। अगर वो इंटरमीडिएट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो उसकी वजह से क्या होता है, वो हमारा जो सबस्टेंस है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये होता है ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है। और टेम्परेचर के कारण ये दूसरे को एक दूसरे को दूर दूर रखना चाहते हैं। ये क्या होता है एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स को पास पास में लाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ये तो हो गया कांस्टेंट और बचा हमारा यही, तो इसी पे अब डिपेंड करता है कि कोई मॉलिक्यूल्स हमारा सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा, गैस में रहेगा। जैसे नोबल गैसेस की बात कर लें, अब नोबल गैसेस में क्या है कि कोई पोलैरिटी वगैरह तो थी नहीं, बस क्या उसमें प्रेजेंट होता है डिस्पर्जन फोर्सेस, जैसे हमने डिस्कस किया था, और वो बहुत वीक होते हैं। इसी वजह से जितने भी हमारी नोबल गैसेस हैं वो क्या होते हैं, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। क्लियर हो गया। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इसी तरह से डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब आप हीट करना स्टार्ट करते हो और हमारा जो मॉलिक्यूल है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है उसको कम करने के लिए, उसको वीक करने के लिए आप क्या करते हो, थर्मल एनर्जी बढ़ाना स्टार्ट कर देते हो, टेम्परेचर देते हो, थर्मल एनर्जी बढ़ती है। थर्मल एनर्जी बढ़ती है तो उससे क्या होता है, अब मॉलिक्यूल्स में मोशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और इंटरमॉलिक्यूलर इतना वीक हो जाएगा, वीक तो नहीं कहेंगे बट वो इतना कम हो जाएगा थर्मल एनर्जी के कंपैरिजन में कि मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से दूर दूर होते चले जाते हैं और फिर वो लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं। वही हो जाता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, और इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतना आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो अब एक दूसरे को करीब रख ही नहीं सकता, थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हो जाते हैं और गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक आज बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सारे टॉपिक्स, सारे जितने भी टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उनको अच्छे से सीखा होगा आपने, और लास्ट में जो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर की भी थोड़ी सी बात करी उसको भी आपने अच्छे से समझा होगा, ठीक है। ये सारे नोट्स आपको कहाँ मिलते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पे आना है और वहां पे सारे डेली पीडीएफ जो आपकी लाइव क्लासेस होती है वो भी मिल जाती है, साथ में क्विज मिलती है, डिस्कशन एंड डाउट्स मिलते हैं और पोल्स मिल जाते हैं वहां पे। क्लियर। अगर आपको अपने सिलेबस का, अपने सब्जेक्ट का 360 डिग्री कवरेज चाहिए तो आपको आना पड़ेगा वेदा ऐप पे। यहाँ पे 1 रुपए का सब्सक्रिप्शन लीजिए और आपके बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। कौन कौन से, जैसे लाइव क्लासेस तो आपको मिलती है, साथ में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी पूरा का पूरा सिलेबस आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जितना भी है वो सारा का सारा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वेदा ऐप पे मिल जाता है, ठीक है। और साथ में एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस, पूरा एनसीईआरटी के जो सोल्यूशन है वो आपको वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वहां पे मिल जाता है। तो आपको वेदा अकेडमी पे आना है और 1 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना है, साथ में आप टेस्ट भी दे सकते हो और आप अपनी लर्निंग रिपोर्ट भी तैयार करवा सकते हो। उससे क्या होता है, आपको हर सब्जेक्ट्स में आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये मेरा वीक टॉपिक है, इस पे मुझे ज्यादा काम करना है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो इस पे मुझे अभी ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, एग्जाम टाइम में ही देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रक्चर कोर्स तो है ही, और साथ में 24/7 डाउट सॉल्विंग वहां पे अवेलेबल रहती है। तो इसलिए आप इन फीचर्स का फायदा उठाइए। यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हो, साथ में आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी आइए। इंस्टाग्राम का जो हमारा पेज है वेदा एकेडमी, इस पे आइए और इसको फॉलो करिए। इस पे बहुत सारा क्रिएटिव और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपका वेट कर रहा है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम को आपको फॉलो कर लेना है, वेदा एकेडमी के पेज को। तो चलिए आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।